डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का यह वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं नागरिक शास्त्र के अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में। और समस्या है तो यहाँ पर समाधान भी इसका है। तो देखिए, ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं और पूछे हुए प्रश्न हैं। तो इसमें हम लोग बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला में। हम लोग पहले प्रश्न की ओर। विकास से क्या तात्पर्य है? विकास से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, विकास का तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाओं, सेवाओं की बढ़ती क्षमता जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कर सके ताकि जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन आए। तो देखिए, विकास का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा शारीरिक विकास हो रहा है, हम 5 साल के थे, 10 साल के हो गए, 15 साल के हो गए। तो सामाजिक विकास का मतलब होता है आपके संपूर्ण विकास से मतलब होता है कि आप समाज में किस तरीके से आपका विकास हो रहा है, और साथ ही साथ आपकी सेवाओं बढ़ती क्षमताएं आपकी कैसी ज़्यादा हो रही हैं, आप संसाधनों को किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, अपने अनुकूल जीवन को आप परिवर्तित कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जैसे छोटे लेवल पर हम लोग हैं, साइकिल वगैरह चला रहे थे, जब हम लोग बढ़ रहे हैं तो हम लोग अपने स्तर को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे। तो स्तर का मतलब हो गया पूरी तरीके से पूरे सामाजिक स्तर पर, सामाजिक पूरी व्यवस्था पर एक अच्छे तरीके से अपने आप को पहचान देना, वो विकास कहलाता है सही मायनों में देखा जाए तो। समाज के रूप में अगर बात किया जाए, संसाधनों के रूप में बात किया जाए, सेवाओं के रूप में बात किया जाए, तो इस संपूर्ण विकास जब शामिल होता है तो उसे हम लोग विकास की श्रेणी में रखते हैं। वास्तव में विकास जो होता है ये बहुत ही बड़ा शब्द है और इसमें बहुत ही व्यापक पैमाने पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो और मतलब सीधे कहा जाए कि अपने जीवन में अनुकूल परिवर्तन लाना, या अपने जीवन में अनुकूल परिवर्तन लाने के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं, क्रियाकलाप, वही एक तरीके से विकास कहलाता है। अनुकूल का मतलब कि जिस चीज़ को हमें ज़रूरत है, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे मकान चाहिए, मुझे कार चाहिए, गाड़ी वगैरह चाहिए, मेरा लोगों पर से सम्मान बना रहे, मेरी पहचान लोगों के साथ बनी रहे, तो वो संपूर्ण जो चीज़ें होती हैं, अनुकूल परिवर्तन लाना ही वो विकास का ही एक भाग है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का प्रश्न है, चकबंदी से क्या अभिप्राय है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, चकबंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लाया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, चकबंदी वह विधि है जिसके द्वारा व्यक्तिगत खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका जाता है तथा किसी ग्राम की समस्त भूमि को और कृषकों के बिखरे हुए भूमि खंडों को एक अलग क्षेत्र में व्यवस्थित किया जाता है। पहले जो था उसमें खेत वगैरह जो थे तो वो बहुत टुकड़ों में थे, छोटे छोटे पैमाने पर थे। किसी के पास आधा बिस्सा, 1 बिस्सा, 2 बिस्सा, 1.5 बिस्से, तो ऐसे रहते थे लोग वहाँ फैले हुए। तो ये जो थे वहाँ पर, उसमें खेतों के मध्य जो होता है, जो पार्टीशन करता है, उसे डाड़ हम लोग बोलते हैं गांव में। तो वैसे क्या होता था, डाड़ों के द्वारा बहुत से खेतों का बहुत सा जो पार्ट रहता था वो घिरा रहता था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसमें जो अगर व्यक्तिगत लोगों का खेत है, तो जैसे किसी का यहाँ थोड़ा सा खेत है, किसी का वहाँ छोटा सा खेत है, किसी थोड़ा सा वहाँ खेत है, और उनका खेत थोड़ा सा यहाँ है, थोड़ा सा वहाँ है, थोड़ा सा वहाँ है। तो ऐसी एक व्यवस्था बनाई गई कि इनको हम लोग क्यों एक जगह इकट्ठा ना कर दें। अगर फलाने व्यक्ति हैं तो उनका पूरा जोड़कर एक जगह कर दिया जाए, वो व्यक्ति हैं तो उनका जोड़कर एक जगह कर दिया जाए। तो इस तरीके से जो टुकड़ों में विभक्त जमीन थी उनको एक जगह इकट्ठा करने का कार्य किया गया। ठीक है, पहली बात याद रखिएगा चकबंदी में, तो चकबंदी के अंतर्गत ही ये चीज़ किया गया। और जितनी भी बिखरी हुई ज़मीनें थी भूखंड में, उनको क्या किया गया, एक जगह पर व्यवस्थित किया गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं चकबंदी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वर्ड है, और इसका कृषि के क्षेत्र में जुड़ने से बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ। और देखिए, सबसे ज़्यादा इसको लाभ ये मिला कि जो डाड़ों में, खेतों के जो डाड़ होते हैं उनमें जो मैक्सिमम जगह चली जाती, ज़मीन चली जाती थी, उसका बचत हुआ, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ इसका। और जो टुकड़ों टुकड़ों में लोग करते थे, तो टुकड़ों में जैसे रहेगा, आप खेती भी करने में प्रॉब्लम होगी, आपको ट्रैक्टर वगैरह चलाने में दिक्कत होगी, छोटे खेत रहेंगे तो मतलब सब चीज़ों का दिक्कत होगा। बड़े पैमाने पर जब वो रहता है खेत एक जगह सबका मिलकर जुड़ा हुआ, तो उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये आपका चकबंदी जो जुड़ा गया बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और चकबंदी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन भी है आपके। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा हम लोग का प्रश्न है, नियोजित विकास से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नियोजित विकास क्या होता है, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर विचार करना ही नियोजित विकास कहलाता है। कि परिस्थितियाँ, वर्तमान की परिस्थितियों को हम लोग सही करना चाह रहे हैं और उसके साथ ही साथ भविष्य की रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे हैं। जैसे कहा गया परिवार नियोजन, आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, बहुत एग्जाम्पल, जैसे हमारे दो कॉन्सेप्ट जो आया, परिवार नियोजन की बात होगी। तो नियोजित विकास का मतलब कुछ ऐसे विकास से है कि वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर भविष्य का एक रूपरेखा तैयार किया जाता है, एक डाटा खींचा जाता है कि, और उसी के अनुसार हम लोग को कार्य करना है, काम करना है उस पर। तो इस तरीके से जो ऐसे विकास किया जाता है उसी को हम लोग कहते हैं नियोजित विकास, जिसकी रूपरेखा पहले से ही तैयार की गई रहती है। जैसा कि कुछ चीज़ों जुड़ा गया, जैसे इस समय देखिए माननीय मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन चीज़ों को जोड़ रहे हैं कि नहीं,
हमारे दो कॉन्सेप्ट हम लोग को लागू करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए कुछ चीज़ें किया जा रहा है ना, तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से ऐसे विकास के रूप में ये चीज़ों को जोड़ा जाएगा धीरे धीरे। तो ये सभी जो होते हैं नियोजित विकास के अंतर्गत ही आते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके एग्जाम में जो होता है किसी न किसी व्यक्तित्व का भी प्रश्न नियमित रूप से पूछा जाता है। अति लघु में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है और साथ ही साथ कभी कभी टिप्पणी लिखने के लिए देता है। तो चौथा प्रश्न है व्यक्तित्व से ही मैं लिया हुआ हूँ इसमें। पीसी महालनोबिस कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, पीसी महालनोबिस कौन थे? अगर आंसर में देखा जाए तो देखिए पीसी का पहले आप याद रखिएगा प्रशांत चंद्र होता है। तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस क्या थे? एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक थे और साथ ही साथ सांख्यिकीविद थे। ठीक है, जो गणना उड़ना होती है, जनसंख्या वगैरह की बातें हो गई, जो भी सांख्यिकी तौर पर मतलब जो बातें डाटा इन किसी भी चीज़ों का डाटा जो देना जाता है, संग्रह दिया जाता है, तो उसी वो सांख्यिकी के अंदर ही आता है। तो भारतीय वैज्ञानिक थे महत्वपूर्ण ये, और सांख्यिकीविद भी थे। और अगर बात किया जाए तो उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए अपने विचार के कारण जाना जाता है उनको। देखिए जो 1956 से 1961 के बीच में जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आई थी, मुख्य रूप से इनको जो है उसी योजना के अंतर्गत जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने बहुत ही महत्वपूर्ण विचारों को उसमें रखा था और अपनी एक व्यवस्था दी हुई थी, उसमें कुछ महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था उन्होंने। अगर बात किया देखिए औद्योगिक उत्पादन से संबंधित था भी द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी। उन्होंने औद्योगिक उत्पादन के साथ ही बेरोजगारी को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोग औद्योगिक उत्पादन को कर बढ़ाते हैं तो कैसे हम लोग बेरोजगारी को पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो ये इनका एक बहुत ही बड़ा था और सबसे महत्वपूर्ण जो इनका योगदान रहा है द्वितीय पंचवर्षीय योजना से संबंधित थे, जिनका नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व है। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा हम लोग का प्रश्न है जेसी कुमारप्पा कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। अगर इसके आंसर के बारे में बात किया जाए तो यह भारत के एक अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री देखिए बहुत ही इकोनॉमिक्स शब्द से संबंधित है यह। तो अर्थशास्त्री थे, वह महात्मा गांधी के महत्वपूर्ण सहयोगी भी रहे। तो देखिए महात्मा गांधी के साथ इन्होंने उनके साथ बहुत ही सहयोग दिया था। कई जगहों पर इनके आंदोलनों में सम्मिलित रूप से शामिल थे और ये अग्रणी के रूप में शामिल थे जेसी कुमारप्पा जी। उन्होंने देखिए मुख्य रूप से जो काम किया था, उन्होंने ग्राम विकास संबंधित आर्थिक सिद्धांतों पर महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने बताया कि ग्राम का अगर विकास करना है तो हमको वहाँ पर क्या आर्थिक सिद्धांत उनके लिए क्या बनाने चाहिए, हमको कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हम देंगे उनको कि ग्राम विकास और ज़्यादा किया जा सके। तो मुख्य रूप से देखिए ग्रामीण पर इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था, इसलिए इनका नाम भी देखिए याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये आपके एग्जाम वगैरह हो गए, आपके टेस्ट वगैरह के लिए जो प्रश्न रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जेसी कुमारप्पा। बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है बांडुगु सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? बांडुग सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साथ ही साथ देखिए जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्नों में शामिल होने वाला है। और इसके अगर हम लोग आंसर के बारे में बात करें हम लोग, तो इस सम्मेलन के घोषित उद्देश्य जो थे एफ्रो एशियाई आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देना और किसी भी राष्ट्र द्वारा उपनिवेशवाद का विरोध करना था। तो देखिए बांडुगु जो था, ये जो सम्मेलन था, ये बांडुग जो प्लेस है इंडोनेशिया में एक प्लेस है, वहाँ पर एक शहर है बांडुंग नाम का। तो वहाँ पर यह सम्मेलन कराया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 1955 में ये किया गया था सम्मेलन जो है। तो बांडुग सम्मेलन में ये बात की गई थी और ये एफ्रो एशियाई देश में किया गया था। वहाँ पर बात किया गया था कि आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग का मतलब वहाँ के लोग रहेंगे जो एफ्रो एशियाई जो देश रहेंगे वो एक दूसरे की आर्थिक रूप से एक दूसरे की सहायता करेंगे और साथ ही साथ वहाँ की एक दूसरे की संस्कृति को बनाए रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और उसके साथ ही साथ अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पर कहा गया कि कोई और उपनिवेशवाद जो हम लोग के यहाँ ना आए, वो इस चीज़ का विरोध करते थे। जैसे देखते थे कि कोई किसी के यहाँ व्यापार करें, जैसे हम लोग अपने पार्टिकुलर इंडिया के बारे में बात करें तो हम लोग के देशों में देखिए अंग्रेज आए, डच आए, फ्रांसीसी आए, ब्रिटिश आए, तो जितने भी लोगों ने आया तो यहाँ पर अपने व्यापार को तो किया और साथ ही साथ यहाँ के आर्थिक शोषण भी किया और यहाँ पर लोगों को सताया भी, परेशान भी किया। तो ये लोगों का मानना था कि हम लोग किसी उपनिवेशवाद अगर कोई हमारे पास आता है, नए उपनिवेश करते हैं कोई, तो हम उनका विरोध करेंगे। तो ये जो एफ्रो एशियाई कंट्री थी, इन्होंने मिलकर इस बात का निर्णय लिया था बांडुग सम्मेलन में। तो छठवें प्रश्न का जो देखिए प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बांडुग सम्मेलन क्या था ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके लिए भी अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाइए नागरिक शास्त्र का प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वहाँ से अति लघु उत्तरी प्रश्न का जो श्रृंखला मैंने बनाया है उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आपके टेस्ट एग्जाम में बहुत आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि याद रखिएगा आप हम लोगों के मोटिवेटर के रूप में कार्य करते हैं। बढ़ते महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में सातवें प्रश्न की ओर। सातवां हम लोग का प्रश्न है राष्ट्रीय अखंडता से क्या अभिप्राय है? अगर इसके आंसर के बारे में बात किया जाए तो राष्ट्रीय एकता का मतलब ही होता है राष्ट्र के सब घटकों में भिन्न भिन्न विचारों और भिन्न आस्थाओं के होते हुए भी आपसी प्रेम, एकता और भाईचारे का बना रहना।
तो इसे ही हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय अखंडता। अखंडता का मतलब कि तोड़ा ना जा सके। तो देखिए जैसे हम लोग पार्टिकुलर अपने बात करते हैं भारतवर्ष की, तो यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के धर्म समुदाय के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के जाति के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप के लोग हैं, विभिन्न प्रकार के बिजनेस व्यापार के लोग हैं। तो लेकिन अगर देखा जाए तो सभी लोगों में एकता बनी हुई है, प्रेम बना हुआ है। इनका त्यौहार रहता तो लोग मिलकर मनाते हैं चीज़ों को, सौहार्द बना हुआ है, आपसी एकता बनी रहती है। इनका व्यापार उनसे जुड़ा हुआ है, उनका काम उनसे जुड़ा हुआ है। तो इसे ही हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय अखंडता। तो ये जो हम लोग के देश भारतवर्ष है वो राष्ट्रीय अखंडता का एक बहुत ही अच्छा इस देश है, जो कि लोगों को एक बड़े पैमाने पर सीख देता है, पूरे विश्व को भी। और विदेशों में देखा कहा जाता है कोई विशेष कंट्री किसी विशेष धर्म से जुड़ी हुई रहती है, मगर हम लोग का जो देश भारतवर्ष है वो सबको समानता का भाव देता है। तो सातवां जो प्रश्न है राष्ट्रीय अखंडता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आपके बनने स्वाभाविक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट नोटिस। देखिए हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जिसमें कि जो क्लास 12th हो गया, 10th हो गया, यूपी बोर्ड के जो बच्चे हैं, क्लास 12th का पार्टिकुलर बना हुआ है। तो उसमें क्या होता है, तैयारी कराया जा रहा है। उनमें देखिए उनको गाइडलाइन भी किया जाएगा मार्गदर्शक के रूप में। जब तक आपका बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं हो पाता तब तक आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके रह भी सकते हैं ग्रुप में। और देखिए और ये जो होगा ग्रुपिंग की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और कई चीज़ों का बिना किसी मेहनत के उसमें निवारण हो जाता है, क्योंकि सभी लोग, कई प्रकार के बुद्धिजीवी लोग उसमें मिलते हैं आपको। तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है 950-690-285-7। एक बार फिर से सुन लीजिए, 950-690-285-7। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इस पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आप इस पर लिंक हमें भेजेंगे तो हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां हम लोग का प्रश्न है विदेश नीति क्या है। अगर बात करें हम लोग विदेश नीति के बारे में, तो किसी देश की विदेश नीति, जिसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहा है। देखिए इसे विदेशी संबंधों की नीति भी कहते हैं हम लोग। कभी ऐसे पूछ दे आप तभी याद रखिएगा। अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वातावरण में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक नीति ही विदेश नीति कहलाती है। हमारे देश के हित के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या कदम उठाने चाहिए, क्या हमको मिसाइल वगैरह चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, क्या खाद्य सामग्री चाहिए, क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास चाहिए, तो हम अपने राष्ट्रीय हित के लिए दूसरे देशों से लेते हैं। जो हमारे पास बहुत ज़्यादा में चीज़ें बन जाती हैं तो उन चीज़ों को हम दूसरे देशों में भेजते हैं। तो इस प्रकार से आयात और निर्यात हमारा बना रहता है। और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मजबूत देश हैं उनके साथ भी बेहतर संबंध बनाए रखना है। क्योंकि देखिए जो चीज़ें हैं, जैसे बात हो गई टेररिज्म की, बात हो गई तालिबान की, बात हो गई अलकायदा की, बात हो गई, और उसके साथ ही साथ नक्सलाइट की बात हो गई। तो ऐसे जो बड़े सब सामाजिक घातक के रूप में जो ये लोग हैं, तो इनसे बचने के लिए ही ये सभी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण अपना भूमिका निभाती हैं। कौन? ये जो देखा जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध होता है। तो क्योंकि देश जो सपोर्ट करते हैं एक दूसरे का बहुत अच्छी तरीके से, तो विदेश नीति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं 9वें प्रश्न को। 9वां हम लोग का प्रश्न है राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य पुनर्गठन आयोग का वर्ष 1953 में बनाया गया। देखिए राज्य को फिर से गठित किया करने का कार्य जो किया गया 1953 में किया गया, तथा इसमें कहा गया कि राज्यों का जो गठन होगा उस राज्य में बोले जाने वाली भाषा के आधार पर होनी चाहिए। इसमें मुख्य रूप से जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो भाषा के आधार पर किया गया था, और भाषा के आधार पर जो बनने वाला पहला राज्य था उसमें आंध्र प्रदेश जो राज्य है वो सर्वोपरि है। ये प्रश्न भी आप याद रखिएगा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो कौन है, पूछ दे अगर आपसे, तो वो आंध्र प्रदेश राज्य था। और राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जिस ग्रुप के बारे में मैंने अभी बात किया, जिसका नंबर था 950-690-285-7, उस ग्रुप में ज्वाइन होने का आपका कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप उस ग्रुप से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि फ्री में कोई चीज़ मिले तो उसे छोड़नी नहीं चाहिए। अगर आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो उससे लाभ आपको ही मिलने वाला है और आपका कोई खर्च नहीं जा रहा है, और आपको बेहतर चीज़ें मिलेंगी सभी लोगों के साथ। उसमें आपको इन सभी का PDF भी मिलेगा उस ग्रुप में। तो ग्रुप वगैरह में जब आप जुड़े रहेंगे तो ये आपको PDF भी आसानी से मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और उसके अलावा देखिए ग्रुप को इसको तो आप ऐसे भी रख सकते हैं स्क्रीनशॉट मारकर, लेकिन अगर आप उसका ओरिजिनल पाना चाहते हैं PDF, तो ये आपको तो ग्रुप ज्वाइन करना ही पड़ेगा। बढ़ते हैं हम लोग आज के आखिरी प्रश्न की ओर, और 10वें महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है नागरिक शास्त्र के अति लघु उत्तरी प्रश्नों में। 10वां प्रश्न है HYV बीजों से कौन से राज्य लाभान्वित हुए। तो देखिए HYV जो बीज होते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज सीड्स इनका पूरा नाम होता है। अगर बात करें हम लोग HYV बीज के बारे में, तो उच्च उत्पादकता किस्म, देखिए इसका हिंदी क्या हो जाएगा, उच्च उत्पादकता किस्म वाली बीजों को ही HYV बीज कहते हैं।
उच्च उत्पादकता किस्म वाली। तो बीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, HYV बीज कहते हैं, जिससे फसलों की पैदावारी जो होती है उसमें वृद्धि होती है। फसल जो होते हैं वो ज़्यादा बड़े पैमाने पर उत्पन्न होते हैं और बहुत ही अच्छे पैमाने पर पैदावारी उनकी होती है और बहुत ही ढंग का पैदावारी वहाँ पर मिलता है देखने को, और साथ ही साथ उच्च कोटि के सभी पैदावारी होती है। इससे सबसे ज़्यादा लाभ जो मिला था पंजाब को राज्य को मिला था, हरियाणा राज्य को मिला था, उत्तर प्रदेश को मिला था। इसके अलावा अगर बात करें तो उत्तराखंड को, इन सभी जो राज्य थे इनको मुख्य रूप से HYV बीजों का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लाभ मिला था। इसमें लाभ में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जो थे ये अग्रणी राज्यों में एक थे। तो ये रहे मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 प्रश्नों की श्रृंखला, नागरिक शास्त्र अति लघु उत्तरी कक्षा 12 के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्नों की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही साथ आपकी जो समस्या है कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में आपसे बताया ही, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और जब चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही हैं तो आपको जुड़ने में मुझे तो नहीं लगता है कोई बहुत बड़ा ऐतराज़ होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ग्रुप रहेगा, उसमें कोई ज़्यादा फालतू वगैरह नहीं रहती है। उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों का अलग अलग ग्रुप है, उसमें जो बॉयज़ और गर्ल्स जो होते हैं तो उसमें उन दोनों का अलग अलग ग्रुप बनाया गया है। इसमें आपको किसी प्रकार की जो चीज़ें रहेंगी उसमें गोपनीयता का ध्यान रखते हुए ये ग्रुप बनाया गया है, ताकि लोग मतलब अपना सही तरीके से मिस यूज ना कर सके लोग। तो आप ज़रूर जुड़ें, क्योंकि उससे बेनिफिट आपको मिलने वाला है। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीने के बाद आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे विचारों से कई विद्यालयों का प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट होने वाला होगा, और मेरे विचारों में ये भी है कि कहीं ना कहीं टेस्ट भी आपका जारी हो गया होगा। तो आप नियमित रूप से अगर 10 से 15 मिनट का वीडियो देख लेते हैं और आप अपना 2, 4, 5 क्वेश्चन को सही कर चले आते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा आपत्ति तो नहीं होना चाहिए। इसलिए इसे ज़रूर शेयर करें, फ्रेंड्सों के बीच में इसे शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि याद रखिएगा प्रॉफिट आपको मिल रहा है तो थोड़ा सा आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी हमारे प्रॉफिट पर ध्यान दें। सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो जाहिर सी बात है कि आपके शेयरिंग पर ही हम लोगों का भी डिपेंड रहता है। जितनी ज़्यादा आप शेयरिंग करेंगे उतने ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट मिलेगा। और वैसे भी ये तो फालतू चीज़ें हैं नहीं, आपके आवश्यक की चीज़ें ही हैं। दूसरों के पास जाएंगे तो वो भी उनका कदर करेंगे। हो सकता है कई लोग इससे वंचित रह जाते हों, विद्यालयों में सही से नहीं जा पाते हों, विद्यालय क्लास उनका सही से नहीं चल रहा हो नियमित रूप से, तो हो सकता है ये जो उनके लिए बहुत ही एक छोटी सी जो पहल है उनके लिए सार्थक सिद्ध हो जाए। इसलिए आप लोग शेयरिंग का कार्य जरूर किया करें, और साथ ही साथ एक छोटा सा लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि अब जब भी आप यूट्यूब खोलते हैं तो उसमें लाइक करने का आपको कोई पैसा नहीं लगता है। तो उसमें अगर हाँ एक आप अगर लाइक करते, लाइक से बहुत ज़्यादा हम लोग की अर्निंग भी नहीं होती है, लेकिन हाँ मैंने अगर इतना मेहनत किया है, इतनी चीज़ों को बनाया है, तो लोगों ने उसे पसंद किया है, लोगों को वह अच्छा लगा है, तो ये सुनकर बहुत ही अच्छा मिलता है, तसल्ली मिलती है कि नहीं हमने वर्क किया तो उसका फीडबैक भी मुझे मिल रहा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आप लोग ऐसे नियमित रूप से अपनी स्टडी को जारी रखें और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।